हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बच्चों, 8 क्लास है हमारी और कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। एजुकेशन को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, कैसे कैसे भारत में एक दौर चला था, किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा को देखते थे। एक जज थे, जूनियर जज, हमने विलियम जॉन्स के बारे में पढ़ा। इन्हें भाषाओं को सीखने में बड़ा अच्छा था और विलियम जोन्स आए और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में एक आपका जूनियर आपका जज थे। इन्होंने फारसी को सीखा, यहाँ की चीजों को जानने का प्रयास किया और जॉन्स और कार्ल ब्रुक ने एक खास तरह का रवैया अपनाया और वो कहते थे कि अगर हमें किसी जगह का आपका शासन करना है तो हमें वहाँ के जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं और जो उनकी मान्यता है, हमें हमें उन पर क्या करना पड़ेगा, उनको हमें थोड़ी सी अहमियत देनी पड़ेगी। हमें उनके प्रति खास फीलिंग या आदर जो भाव है वो आपका रखना पड़ेगा, तो ही सारी चीजें बड़े अच्छे से हो सकती हैं। तो ये सारी चीजों को हमने इनमें पढ़ा और देखा और तरह तरह के प्रयासों को हमने इनमें जानने का प्रयास किया। ठीक है, ये वारेन हस्टिंग है, एक तरफ पंडित जी बैठे हुए हैं, एक तरफ मुंशी बैठे हैं। मुंशी वो हैं जो अरबी को पढ़ और लिख सकता था, हम उसको मुंशी कहते हैं। वर्नाकुलर का मतलब है देसी भाषाओं में बोले जाने वाले को हम वर्नाकुलर कहते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, अपने प्रयास के लिए जब शिक्षा की बात चल रही थी कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना है, विलियम जॉन्स ने 1881 में अरबी और फारसी की शिक्षा के लिए, इस्लामी कानून के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोल दिया। उधर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि वो प्राचीन संस्कृति को पढ़ाया और लिखाया जा सके। अब इसमें क्या था, अब यहाँ इसमें लेकर थोड़े दिन के बाद प्राच्य बात को लेकर एक बहुत तरह का जो था, इसमें एक प्राच्यवादी पर हमला करने में एक प्रमुख व्यक्ति थे जेम्स मील, और जेम्स मील के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले ने आकर क्या किया, ये आपका प्राच्य संस्कृति का बहुत बड़ा विरोधी था, विलियम बेंटिंग मैकाले। और 1830 में इन्हें प्रखर विरोध किया कि भारत में जो हम लोग, हमारी सरकार बिना बात ही जो पैसा खर्च कर रही है और वो भी ऐसी एजुकेशन पर खर्च कर रही है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारी किताब में रखी एक रैक में इतना सब कुछ पूरा साहित्य सिमट जाएगा हिंदू और मुसलमानों का, जितना यूरोप की एक रैक में रखा है। तो कल मैंने ये बताया था कि इसको बराबर ने अहमियत दी कि जितनी किताबें यहाँ रखी है ना, इतनी वैल्यू पूरे भारत के इतिहास और साहित्य की भी नहीं है, ऐसा मैकाले का कहना था। ठीक है, तर्क दिया, फिर मैकाले ने एक आधार बनाया और मैकाले 1935 में शिक्षा का अधिनियम पारित किया। कलकत्ता में जो आपका मदरसा था और बॉम्बे में जो आपका मदरसा था, इनमें प्राचीन संस्कृति अब आपका प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, इनका क्षरण होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 1854 का क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अब भारतीय विषयों में गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोटिस भेजा कि भैया अब आपको कुछ करना है। ठीक, और कंपनी ने नियंत्रक मंडल की अध्यक्षता में चार्ल्स वुड नाम का एक जारी किया और एक इन्होंने नीति पत्र बनाया कि जो एजुकेशन को लेकर बेसिकली काम करेगा। गवर्नर जनरल को रिपोर्ट भेजनी थी, नोटिस भेज दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, जो क्या करता था, कंपनी को आपका सीधा नियंत्रण करता था। उसने क्या बनाकर भेज दिया, एक नोटिस पत्र, और लिखा कंपनी का एक नियंत्रक मंडल की अध्यक्षता में चार्ल्स वुड नाम से एक संदेश जारी हुआ जिसको हमने वुड नीति कहा। और ये एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पहली बार रूपरेखा अपनी प्रस्तुत करने वाला था। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इसका व्यवहारिक पक्ष था कि एक तरफ हम लोग ऐसी एजुकेशन दें जो लोगों को व्यवहारिक और आर्थिक प्रोत्साहन में उनका लाभ करे। और इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अहम कदम उठाए और 1854 में ही बुश डिस्पैच ने एक क्या कर दिया, सरकारी शिक्षा विभाग का गठन कर दिया। यानी कि 1854 में बुश डिस्पैच ने ही क्या करा, एजुकेशन में एक को के लिए क्या बनाया, सरकारी विभाग उन्हें रख दिया कि भाई शिक्षा के लिए एक सरकारी विभाग होना जरूरी है। और उसी समय क्या हो रही थी, आपकी क्रांति होने लग गई थी। 1857 का दौर आया तो आपका कलकत्ता, मद्रास यानी कि चेन्नई, मुंबई यानी कि बंबई में विश्वविद्यालय की चीजें शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन है आप उन्हें वर्नाकुलर में दीजिए, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन आपको किस में देनी पड़ेगी,
आपको इंग्लिश मीडियम में ही देनी पड़ेगी। और यहाँ विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट आया कि अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कीजिए। ठीक, तो यहाँ तक कल हम लोग आपका देख चुके थे। ठीक, अब हमको पढ़ना है आगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार इनको पढ़ेंगे। नैतिक शिक्षा की मांग, और नैतिक शिक्षा की मांग में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे द्वारा एक मिशन की स्थापना की गई। पर इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़े। कह रहे कि 19वीं सदी में भारत में कई सक्रिय आपका व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए गए तर्कों का घोर विरोध किया। कह रहे बहुत सारे आपके ईसाई मिशनरी आए जिन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में जाकर उन्होंने बहुत सारा विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल लोगों को नैतिक चरित्र में आपका सुधार लाना था, और नैतिक उत्थान केवल ही ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव था। कह रहे अगर आप चाह रहे हैं कि लोगों का नैतिक उत्थान हो और उनका विकास हो, ठीक, ये सारी चीजें तभी संभव है जब आपका ईसाई मतलब जब आपका ईसाई में एजुकेशन दी जाए। क्लियर है। 1813 के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रचार गतिविधि को कंपनी का भय था कि प्रचारकों को गतिविधि से स्थानीय जनता में असंतोष फैल सकता है। 1813 में जो आपके ईसाई मिशनरी आ रहे थे, उन्हें कंपनी को लोगों को ऐसा लगा कि जिस तरह से अपने धर्म को फैला रहे हैं, अपनी शिक्षा को फैला रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग इनसे भिड़ ना जाएं। और भिड़ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, उन्हें साफ क्लियर हो गया कि असंतोष की स्थिति पैदा हो जाएगी, दिक्कत होगी। ठीक, तो भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति लोग शक की नजर से देखने लगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रीय भूभाग में अपनी संस्थाओं ना खोले पाने की वजह से प्रचारकों ने सेरामपुर में अपना मिशन खोला और इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। अब यहाँ तो इनको अनुमति मिली नहीं सेरामपुर में, बल्कि कहाँ खोलना पड़ा इनको, ये सबसे पहले डेनिश एक फ्रेंच कंपनी के नियंत्रण में आता था। और 1800 में एक छाप खाना लगाया गया। क्या लगाया गया? छाप खाना। ठीक, और एक कॉलेज भी खोला गया 19वीं सदी के दौरान। कह रहे हैं कि 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रचार शक्ति को प्रत्यक्ष सहायता देने से आनाकानी करने लगी। क्या आप ठीक है, आप अगर मिशनरी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ईसाई शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ाइए, लेकिन हम उसमें आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा था, बार बार आपके विरोध फैल रहे थे। आपका जो शिक्षा थी मिशनरी जो शिक्षा को लेकर भारत में भी 1857 क्रांति में एक महत्वपूर्ण आपका पहलू रहा कि ये लोग हमारे धार्मिक शिक्षा को, हमारे धर्म को बढ़ावा देने वाली शिक्षा को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और अपनी एजुकेशन पैटर्न को ये लोग ला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत का इनके लिए सामने का दौर आपका बनता जा रहा था। ठीक, अब क्या होता है कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। अब जो पहले आपकी हमारे यहाँ गुरुकुल थे, पहले गुरुकुल बने हुए थे, उन्हीं के माध्यम से हमको शिक्षा मिलती थी। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहे कि अब हमारे यहाँ विलियम जोन्स आए, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भारतीय जो है शिक्षा है, इस्लामिक शिक्षा है, अरबी भाषा में हम लोग पढ़ाएं, ताकि ये लोग पढ़ेंगे तो इन्हें जानने का मौका मिलेगा और ये हमारे साथ कब कनेक्ट हो सकते हैं, भारतीय अंग्रेजों साथ आपका जुड़ेंगे कब, जब हम आपका इनकी शिक्षा को, इनके धर्म संबंधी चीजों को हम लोग अपनी रुचि दिखाएंगे, आदर भावना रखेंगे, तो ये लोग हमसे फीलिंग से बाप कनेक्ट होंगे, इनके भाव हमसे मिलेंगे। अब लॉर्ड मैकाले क्या था और जेम्स मिलर बाप के प्रखर विरोधी थे कि हम लोग पाश्चात्य शिक्षा को यानी कि संस्कृति और अरबी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे काम आने वाली है नहीं और हमारे लिए कोई बेनिफिट है नहीं। हमको क्या शिक्षा देनी है, अपनी भाषा में शिक्षा देनी, ना कि आपका वर्नाकुलर में, यानी कि वर्नाकुलर का मतलब था स्थानीय भाषा में हमें शिक्षा नहीं देनी है। अब कह रहे हैं कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाए जाते थे? कह रहे कि आपको पता है जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो बच्चे कैसे पढ़ते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन में किस तरह से और उनका क्या हुआ? अच्छा, आज तो हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है। आज हम लोग प्राइमरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी से निकलकर फर्स्ट से कर 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जीआरएफ, नेट, पीएचडी के बहुत सारे माध्यम हमारे पास हैं। अलग अलग में हम लोग आपका मास्टर्स कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं, 10 रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं।
ये उस जमाना है जब लोग एबीसीडी तो छोड़िए, संस्कृत को अच्छे से नहीं पढ़ सकते थे, और केवल एक एलीट वर्ग या बहुत कम लोगों को एजुकेशन प्राप्त होती थी। शिक्षा बस एक शब्द जैसा था। लेकिन अंग्रेजों ने जब सबसे पहले भारत में आए, 1813 में 1 लाख रुपए का आवंटन हुआ और लॉर्ड मैकाले की आपके समिति बनी, क्लियर है, विलियम जॉन जैसे लोगों ने आपका सहयोग किया ताकि भारत में लोग पढ़ सकें, क्लियर है, तब हमको एक इतना बड़ा पैटर्न मिला। और चार्ल्स वुड ने आपने देखा है कि 1854 में उसने क्या बनाया, एक सरकारी शिक्षा विभाग बनाया ताकि एक इसका पूरा सिस्टमेटिक फॉर्मेट हो सके, जिसको हम आज तक फॉलो करते चले आ रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए विलियम एडम्स की रिपोर्ट हम थोड़ा सा आपका देखते हैं। कह रहे कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। क्या किया है? 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक थे विलियम एडम। इन्होंने कहां का दौरा किया? बंगाल और बिहार के जिलों का कुछ दौरा किया। कंपनी के इन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। अब इनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कंपनी ने इनको काम क्या दिया कि आप आइए बंगाल में घूमिए, बिहार में घूमिए, और करना क्या है आपको कि यहाँ के जितने भी देसी स्कूल हैं, देसी स्कूल मतलब जिनमें संस्कृति पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, अरबी फारसी पढ़ाई जा रही है, इनका आपको मूल्यांकन करना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी, क्या सब कुछ ठीक है, कैसा काम चल रहा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इस विषय में देखना था इनको। तो कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जुम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। कह रहे जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई वो बहुत बड़ी दिलचस्प थी। कैसे? कह रहे कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। कह रहे यहां एजुकेशन सिस्टम को देखें, एडम्स ने क्या पाया कि बंगाल और बिहार में कितनी थी? 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। अब सोच के देखिए, अकेले बंगाल और बिहार में कितनी थी? 1 लाख पाठशालाएं। पाठशाला मतलब जहां तक आपके प्राइमरी एजुकेशन आपको मिलती थी, ठीक। और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे, इनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी इन पाठशालाओं में आने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी थी, यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों को और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी, यानी कि जो लोग संपन्न है, यानी कि जिनके पास पैसा ठीक ठाक है, और जो भी लोकल आपका कम्युनिटी है, लोग भीड़ जुड़कर क्या करते थे, उन सबको आपका पढ़ाते थे और इन सबको आपका देखते थे, ताकि क्या हो कि हम लोग अपनी एजुकेशन को बढ़ा सके। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की जाती थी। कुछ लोग आपका टीचर ही क्या करते थे, उन पाठशालाओं को आपका चलाते थे। शिक्षा का तीसरा, शिक्षा की तरीका काफी आपका लचीला था। आप अब जिन चीजों से स्कूल की उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ समय के लिए पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला में इमारत अलग अलग से नहीं बनाई हुई थी, बेंच और कुर्सी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं था, अलग से कक्षाएं लेने और बच्चों को हाजिर लगाने का कोई इंतजाम नहीं था, सालाना इम्तिहान और नियमावली सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं ऐसी बरगद की छांव में चलती थी, तो कई पाठशालाएं दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के समीप उनको पढ़ाते थे। यानी कि एक प्रॉपर सिस्टम में नहीं था, जैसे जिसका मन करा वो उस तरीके से पढ़ा, लेकिन बहरहाल पाठशालाएं यहाँ थी। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। ये कितनी अच्छी बात कही है, अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा कैसी थी? ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा यहां मौखिक थी, ठीक। और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थी को जरूरतों के हिसाब से देखते ही गुरु तय करता था। यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये सब गुरु के ऊपर डिपेंड था। यानी कि यह टीचर की भूमिका बहुत ज्यादा थी। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जा सकता था, एक ही जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तरों पर विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग बात कर लेते थे। एडम्स ने पाया कि यह लचीला प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। कैसी है? उनके फेवरेबल है, लोकल बॉडी के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए, फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे, और कटाई और अनाज के बाद उन्हें पाठशाला द्वारा शुरू हो जाती थी।
इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते थे, यानी कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकते थे। तो ये सारी रिपोर्ट बच्चों किसने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, विलियम एडम ने। ये 1830 में आपकी रिपोर्ट बनाई थी कि भारत में जो पाठशालाएं चलती 1 लाख चल रही थी, उनका करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि क्या उनकी दिनचर्या है, कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन सब विषय में आपका एक मौखिक रूप आपका देखने के लिए मिलता था। ठीक, और साधारण काश्तकार भी कैसे इसमें आपका पढ़ा सकते थे। अब क्या हुआ, नई दिनचर्या और नया नियम आया। ठीक, अब सदी 19 भी आ चुकी है, एजुकेशन का दौर है, कंपनी अब शिक्षा चलाएगी, कंपनी स्कूल चलाएगी, तो पैटर्न, नियम, कानून सब उसके अनुसार होंगे। ठीक, और कैसे? यूरोप जैसे, लंदन जैसे। कह रहे कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का मुख्य ध्यान रूप से उस शिक्षा पर था, उसे प्राइमरी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था, वो उच्चतम शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, उच्च शिक्षा। ठीक है, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। उसने कहा कि हम ठीक है, जो लोकल हो रहा चलने दो, हमें कोई मतलब है नहीं, अगर कोई इससे पास करके ऊपर आता है तो कुछ हम लोग आपका देख लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बेसिकली फोकस करना है हायर एजुकेशन को, क्योंकि उनको ऐसा वर्ग तैयार करना था जो उनके लिए हेल्प करे, जो काम करे क्लर्क के तौर पर। ठीक, और कह रहे हैं कि 1854 में कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया कि चलो भाई, अब कुछ लोकल एजुकेशन है उसमें हम लोग कुछ चेंज लाते हैं। और कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कह रहे जिस तरह की पैटर्न पत्ती बनी हुई है, हमको उसको चेंज करना है। और कंपनी एक नई दिनचर्या, नया नियम और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। इसलिए क्या किया जा सकता है? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, कि जितने पंडित हैं वो सबको क्या कर दिया, गवर्नमेंट टीचर बना दिया, यानी कि अब उनको पैसा मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल देख रेख का जिम्मा सौंप दिया, कि अब 4 से 5 स्कूल की जो आपकी जिम्मेदारी होगी वो एक किसी पंडित की होगी। ठीक है, पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति का सुधार लाना है। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे ब्लॉक स्तर पर बीएसए, एबीएसए आते हैं ना चेकिंग के लिए, बीएसए, एबीएसए, अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी, इस तरह से ही इन्होंने बीएसए, एबीएसए का काम सौंप दिया इनके पास, कि भैया आपको जाना है स्कूल में, आपको स्कूल की मॉनिटरिंग करनी है और देखना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये लोग ठीक ठाक पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। और प्रत्येक गुरु को निर्देश दिए गए कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियम सारणी के अनुसार चलाएं। अब अध्यापन पुस्तकालयों पर आधारित होगा, यानी कि अब जो भी आप पढ़ाएंगे उनमें बुक होंगी, ऐसे नहीं कि जो मर्जी कुछ भी पढ़ा दिया। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं का रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो आज आप लोग परीक्षा देते हो ना बोर्ड वगैरह की, जो आप लोग वार्षिक पेपर देते हो, ये सब इसी रिपोर्ट का देन है। यानी कि 1830 में जो समीक्षा हुई थी ना, उसी के आधार पर हमारा पूरा बोर्ड बने हुए हैं, उसी के आधार पर हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। इसलिए मैं आपको बेटा बहुत फोकस करके समझा रहा हूं कि आप चैप्टर को कहानी की तरह मत सुनो, इतिहास की तरह देखो कि गर्भ में क्या छुपा हुआ है, पीछे कैसी चीजें रही हैं। तो 18 क्या थी, इन्होंने वार्षिक आपका परीक्षा का रूपरेखा कि आप बच्चे को आप प्रॉपर किताब से पढ़ाइए और साल भर में उसकी परीक्षा लीजिए कि उसने कितना सीखा है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, शुल्क का मतलब जो फी है वो दें, और नियमित रूप से आप कक्षा आइए, सीट पर बैठिए, आसन अनुशासन के अनुसार का जो भी आपका नियम है उसका आप पालन करें। नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलेगा, यानी कि जो इन नियम पर चलेगी, अनुदान का मतलब होता है पैसा मिलेगा, एड मिलेगा। अगर जैसे हम कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पैसा मिलेगा, उस सरकारी उस स्कूल को। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी। जैसे हम कह रहे हैं कि आप समय से पढ़ाइए, प्रॉपर क्लास लगाइए, बच्चों को आप उनकी परीक्षा कराइए, बुक से पढ़ाइए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हम उसको पैसा
नहीं देंगे। ठीक, जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देश को मानने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमित चलाने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। अब हुआ क्या कि जिन्होंने चाहा कि भाई जैसे हमारी मर्जी करेगी हम तो पैसे पढ़ाएंगे, वो सामने टिक नहीं पाए। क्लियर है? इन नियमों और दिनचर्यों का एक और नया नतीजा हुआ कि पहली बार व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे पाठशाला जा सके। सबसे बड़ी बात थी कि इनमें क्या हुआ, जो गरीब लोग थे, जो कभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, जिनके पास पैसा ही नहीं था, उनके बच्चे भी इस समय स्कूल गए। ये इसमें बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। क्लियर है? क्योंकि इन शालाओं की समय सारणी काफी लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुसार की मांग ने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आएंगे और कटाई के मौसम में बच्चों का स्कूल आना जरूरी था। ठीक, जबकि उसी समय गरीब घरों के बच्चों में काम करने का जायजा करते हुए अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं पाया गया तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, यानी बच्चे का लिखना पढ़ना नहीं चाहता है। मान लीजिए फसल कट रही है और बच्चा अपने घर में फसल कटाने के लिए चला गया और चेकिंग आ गई। जो पंडित जी की जिम्मेदारी लगाई है कि आपको 4 से 5 स्कूल चेक करने हैं, उन्होंने चेक कर लिया और बच्चा मिला नहीं, स्कूल में बैठा हुआ, तो समझ लिए क्या है, अनुशासनहीनता है। यानी कि आपको जो अनुशासन नियम दिया गया था आप उस पर नहीं चले, आपने उसका पालन नहीं किया, इसलिए अनुशासनहीनता है। उसका नाम काट दिया करते थे। ठीक, और आज भी बेटा ऐसा ही होता है। आप अगर क्लास ना हो ना रोजाना तो नाम काटे घर बैठा देंगे आपको। अब क्या हुआ, ये तो था पुराना बैकग्राउंड, कैसे इन्होंने जो हमारे आपके पाठशालाएं थी कैसे कब्जा हुआ अंग्रेजों का, इन्हें कैसे में आपके ये कैसे आपका सिस्टम में लेके आए ताकि किसी को पता भी ना चले और धीरे धीरे लोग इनके जाल में फंस गए एजुकेशन सिस्टम में इनके। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार के बारे में जोर देने लगे थे। केवल ऐसा नहीं कि भारत के जो अंग्रेज हैं वो ही सोच रहे थे, कुछ ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग वो भी चाह रहा था कि भारत के लोगों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, वो भी उसके बारे में आपका लगातार फोकस कर रहे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित होकर कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। कह रहे कि अगर आपने पश्चिमी देशों की शिक्षा ली, आपने यूरोप के पैटर्न पर अच्छा पर अगर आप लोग पढ़े तो हमारा कुछ विकास हो सकता है, हम लोग मॉडर्न बन सकते हैं, आधुनिक बन सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए कॉलेज, स्कूल, विद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। क्या कहा कि आप लोग स्कूल विद्यालय खोलो और आप एजुकेशन में पैसा खर्च करो। अब जो व्यक्ति मालदार था वो लोग लंदन पढ़े, कैम्ब्रिज जैसे, ऑक्सफोर्ड जैसे स्कूलों में, हार्वर्ड जैसे, वहां वो लोग गए, उन्होंने वहां का माहौल देखा। और हम लोग तो बात कर रहे थे आज भी झाड़ फूंक की, वो लोग पेंसिलिन के बाप के इंजेक्शन लगा रहे थे, चेचक के इंजेक्शन लगा रहे थे, बुखार के लिए इंजेक्शन लगा रहे थे, और आज भी हम दवा को घोट कर पत्ते पिला रहे थे बुखार के नाम पर, और हमें वैद्य जी के पास जाना पड़ता था और ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये आधुनिकीकरण थे, ये विज्ञान को समझते थे, ये विज्ञान के आधार पर बात करते थे कि साइंस कोई चीज है। क्लियर है? तो लोग क्या चाह रहे थे, जो लोग बाहर पढ़ के आए, अब मान लीजिए आप अगर शहर से बाहर रहे तो आप कहते हैं कि भैया इस तरह से काम कर लो तो आपका कुछ हो सकता है, आप आगे बढ़ जाओगे। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आप मॉडर्नाइज हो जाओगे, नई नई चीजों को सीख सकते हो। कह रहे इसके कुछ प्रयास के बारे में आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे कि कैसे कॉलेजों को बढ़ाया गया, उसके में क्या प्रयास रहे, इसके बारे में तुम चैप्टर नंबर जो 8 है आपको बेहतर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। परंतु बहुत सारे भारतीय पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। अब यहां भी क्या था, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि ये वाली शिक्षा मिले। जिस तरह से अंग्रेजों में लोग पुरानी शिक्षा को देने को समर्थक थे, नई शिक्षा के समर्थक नहीं थे, यहाँ भी यही कंडीशन थी। कुछ लोग कहते नहीं भाई हम लोग नई एजुकेशन शिक्षा नहीं पकड़ेंगे, हमको नहीं पढ़ना यूरोप के बारे में, हम क्यों पढ़े, हमें क्या पढ़ना है, अपने देश के बारे में पढ़ना है। तो कुछ लोग इनके विरोधी थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। महात्मा गांधी का क्या कहना था कि हमको नहीं पढ़नी यूरोप की बात, और हमको नहीं पढ़ना आपका रविंद्रनाथ टैगोर भी यही बोलते थे। और जबकि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहां से की थी, लंदन से, खुद लंदन से पढ़ के आए, लेकिन मना कर रहे थे भाई नहीं पढ़ना अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, गांधी जी ने कहां से की बैरिस्टर की पढ़ाई, लंदन से करके आए थे। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। अब बात आई, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। कैसे गुलाम बनाया, क्या पृष्ठभूमि थी, आगे बढ़ चलेंगे। लेकिन उससे पहले पीछे जितना हमने पढ़ा है, पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। और इस तरह की होती थी पहली आपकी पाठशालाएं, जो आपकी शिक्षा आपकी चलती थी कुछ इस तरह से। ये किसी मंदिर में, किसी की झोपड़ी में या घर किनारे पर इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। और ये शिक्षा थी हमारी वेद पुराण साहित्य को लेकर, हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको लेकर ही इस तरह से शिक्षा आपका दी जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ पूछना है किसी बच्चे को? आइए किसी के विषय में और पढ़ लेते हैं। इनको देखिए, ये भी क्रांतिकारी थे, अरविंद घोष। और एक केस में ये पकड़े जाते हैं, बेसिकली बम बनाने की फैक्ट्री ये लोग आपके चला रहे होते हैं और अरविंद घोष का उसमें नाम आ जाता है और बाद में छूट जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये ब्रिटिश प्रांत को छोड़ देते हैं और पांडिचेरी जाकर बस जाते हैं अरविंदो, और वहीं आपका रहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बंबई में अपना एक संभव भाषण में राष्ट्र शिक्षा के बारे में बोलते हुए कहा, इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रता की भावना को जागृत करना है, इसलिए अपने पूर्वजों की साहसिक कार्यों की गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। किसके पक्षधर हैं? वर्नाकुलर लैंग्वेज के। मातृभाषा में हो, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। ठीक है, मातृभाषा में हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर शिक्षा कैसी होगी, वर्नाकुलर भाषा में होगी, तो लोगों के पास क्या पहुंचेगी, अधिक से अधिक आपका शिक्षा जो है ये पहुंच सकती है। अरविंदो ने इस बात पर बल दिया कि यदि भी छात्रों ने अपने मूलों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, यानी कि जो उनकी जड़ है, जो मूल है, उसके साथ आपका जुड़ा रहना चाहते हैं, तो उनका आधुनिक वैज्ञानिक जो आविष्कार है वो होना जरूरी है। क्या है? आधुनिकरण होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम पढ़ेंगे तो वही जैसी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को आपका मॉडर्नाइज करना है उनको। ठीक है, आधुनिकरण करना है। ठीक, और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों का अनुभव भी भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई और हस्तकला भी सीखनी चाहिए, ताकि वो स्कूल छोड़कर यथावत रोजगार पा सकें। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि शिक्षा तो ठीक है भैया, आप हमारे लोकल लैंग्वेज में कर दो, होनी भी चाहिए, लेकिन क्यों ना हम लोग कुछ पश्चिमी सभ्यता को सीख लें, और इसके साथ साथ हमें कुछ हाथ का दस्तकार होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? हाथ का दस्तकार। अगर कुछ भी काम न मिले तो हमें कुछ करना आता हो, जैसे हम प्लम्बर का काम कर सकें, हम कुछ बना सकें, हम मूर्तिकार बन जाए, हम कोई आपका डिजाइनर बन जाए, किसी विशेष काम का कौशल हमारे पास होना चाहिए कि मैं कोई एक यूनिक काम जानता हूं, तो ऐसा कोई कौशल, विशेष कौशल, कोई ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। अरविंदो इसकी वकालत करते हैं, इसके विषय में कहते हैं। ठीक है, अब व्यवस्था है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। क्या कारण था जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया? कैसे गुलाम करा? क्या सभ्यता के अनुसार करा? और आप पढ़ रहे हैं अंग्रेज शिक्षा क्यों लाए थे? क्योंकि भारतीय लोगों को हमारे बने कच्चे उत्पाद से जो हम चीजें बना रहे हैं उसको वो खरीद सकें। और खरीदेंगे कब? जब वो हमको जानेंगे, और जानेंगे तो ही तो माल खरीद पाएंगे हमारा। क्लियर है? तो उन्होंने जोर दिया। कह रहे कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशीकरण शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता से बोध का पैदा कर दिया। हीनता मतलब, हीन मतलब होता है दूसरी दृष्टि से देखना, और इसके प्रभाव में आकर लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे। यानी कि हमारे सभ्यता को उन्होंने क्या बता दिया कि ठीक नहीं है भैया, और पश्चिमी सभ्यता कैसी है? बहुत अच्छी है। और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। और कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो भाव, जिसका गौरव है, वो उसको नष्ट करने पे तुले हुए हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा में विष भरा है,
कह रहे कि जिस तरह की ये एजुकेशन पॉलिसी दे रहे हैं, इनमें कैसा है, विष है, विष मतलब जहर बो रहे हैं हमारे लिए, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? यह है पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को दास बनाया जाएगा। और कह रहे हैं कि जिस तरह की ये शिक्षा दे रहे हैं ना बेटा भारतीयों के लिए, ये कुछ नहीं करेंगे, गुलाम बनाएंगे, दास स्लैव, क्या बनाएंगे, गुलाम। इसने लोगों पर आपका प्रभाव डाला और उनके मुताबिक पश्चिम से, अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने लगे। अब हुआ क्या, वही हुआ, कुछ भी वेस्टर्न कल्चर आया उसको एक्सेप्ट किया, उसकी प्रशंसा की। इन संस्थानों में आपका पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। अब जो लोग जिनके बीच रहेगा वैसे ही उसकी सोचने की, उसकी आपका टेंडेंसी हो जाएगी और वही चीज उसको पसंद आने लगी। और वही हुआ, इन्होंने लोग क्या हो गया कि ये लोग अंग्रेजों की चीजों को पसंद करने लगे। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारत की भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को आपका पुनर्जीवित कर सके। क्या कर सके? इनकी जो प्रतिष्ठा है और स्वाभिमानता है उसको आपका पुनर्जीवित कर सके। ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें भारतीयों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थान को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए हुए अब गुलाम बनाने की तैयारी में नहीं है। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, जितने भी एजुकेशन आपके इंस्टीट्यूशन हैं उनको छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे अब उनके गुलाम नहीं रहे। और ये कारण हुआ है, बहुत सारे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, क्लियर है, उनमें गांधी जी ने बच्चों को स्कूल छुड़वाया है ताकि ये विरोध कर सके कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तुम्हारे नौकर नहीं है भैया, जो हमसे आप काम करा रहे हो जिस तरह से। गांधी जी ने बार बार दिखाने की कोशिश की है अंग्रेजों को। महात्मा गांधी की दृष्टि दृढ़ मान्यता थी कि दृढ़ यानी कि मजबूत मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। वो हमेशा वर्नाकुलर जो भाषा है उसी के पक्षधर थे। ठीक। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती। अपाहिज मतलब वो किसी काम के या धाम के नहीं रहेंगे, वो शिक्षा इनको अपाहिज बना। ठीक है। और उसने उन्हें अपनी सामाजिक परिवेश से काट दिया। कह रहे जिस तरह के वो सामाजिक परिवेश से आते हैं, जिस माहौल से आते हैं, उसको काट दिया है। उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। अब वो क्या हो गए, अपनी लैंड पर अजनबी, अंग्रेज हो गए। ठीक। अपनी राय में विदेशी भाषा बोलते हैं। अब क्या करते हैं, वो अपनी भाषा नहीं बोलते, विदेशी भाषा बोलते हैं। और स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की जनता से जुड़ने को, तौर तरीकों को भूल चुकी है। अब आप लोग अपनी भाषा को भूल गए हैं तो क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे और क्या जानेंगे? आप तो अंग्रेज हो गए। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। जो ज्ञान था वो कैसा था, पढ़ने पर लिखने पर था, मौखिक। उनमें पाठशालाओं पर जोर दिया, जो पुस्तकालयों पर जोर दिया, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और उसकी आत्मा का विकास होना चाहिए। उसकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना नहीं है। शिक्षा नहीं होती तो इसलिए लोग अपने हाथों में काम काज करना पड़ता है। अगर एजुकेशन नहीं है तो लोगों को काम करना पड़ता है, कोई झाड़ी मजदूरी किसी तरह का वो लोग काम करते हैं। हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि किस विभिन्न चीजों में किस तरह से काम आती है और उनका मस्तिष्क समझने में उन दोनों का विकास होता है। ठीक। क्या होता है, उनका विकास होता है। ये देखिए, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं 1940 में। ये महात्मा गांधी जी बैठे हैं, ये उनकी पत्नी है कस्तूरबा गांधी, और ये बैठे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। बड़े पढ़े लिखे विद्वान के रूप में आज भी भारत में इनका नाम बड़े आदर और सम्मान से, आपका तीनों महान विभूति है हमारी और हम इनको लेते हैं। रविंद्रनाथ बापका टैगोर जी बैठे हैं, कस्तूरबा। यहां तक आपको समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी?
चलिए, अब महात्मा गांधी का एक लेख हमको मिल जाता है कि लिटरेसी एजुकेशन नहीं है, यानी कि जो साक्षरता है, जो हमारी लिटरेसी, आप उसे शिक्षा नहीं कह सकते। यानी कि शिक्षा लिटरेसी नहीं है, शिक्षा की मीनिंग कुछ और है। कैसे मायने हैं, गांधी जी किस तरह की शिक्षा की बात करते हैं और उनकी नजर में आखिर में शिक्षा है क्या। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह मतलब होता है शरीर, मस्तिष्क यानी कि दिमाग और भावनाओं को श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाया जाए, कि उसका शरीर को अच्छा बनाया जाए, उसके मस्तिष्क और जो उसकी फीलिंग है, जैसे वो सोचता है, उसको श्रेष्ठ करना है। ये मेरी एजुकेशन है। ठीक है। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता ने अपने आप में शिक्षा नहीं होती। कह रहे साक्षरता क्या है, अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले कई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। कह रहे सबसे पहले मैं कुछ हाथ से बाप का चीजें बनाऊंगा और उनको सिखाऊंगा। ये है एजुकेशन। ठीक है। और शुरू किया कि कुछ रचनाएं पैदा करने के लिए आपको तैयार रहूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास शिक्षा ही संभव कर सकती है। कि अगर आपको आत्मा का विकास करना है तो यही तरीका है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। प्रत्येक हस्त कौशल आज केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी जो भी आपका मैकेनिज्म है, जो आपके मशीनरी है, हम उसको अच्छे से पढ़ाएं। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया में विकसित होकर उनको इस तरह से हम लोग सिखाएं। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाए, हम सोचेंगे भैया बच्चों के बारे में कुछ किया है हमने। ठीक है। अब इसी दिशा में प्रयास करते हुए गांधी जी ने आपका टैगोर और ने रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत की और बंगाल में ये शांति निकेतन चला। ये बैठे रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन की शुरुआत की गई। ठीक है। तो इसको भी हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी शेष हम परसों इसको ऐड कर लेंगे। चलिए, देख लिया आपने। तो कल हम इस शिक्षा निकेतन के बारे में पढ़ेंगे कि आपका शांति निकेतन, कि शांति निकेतन बेसिकली था क्या, किस थीम को लेकर आया था। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे विचार कीजिए कि गांधी जी की शिक्षा ज्यादा व्यवहारिक लगती है या अंग्रेजों को दी हुई। दोनों के तर्क 5-5 और उनके लाभ या हानि के विषय में 5-5 लिख के आइए और मेरे को कल बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।